राजनांदगांव जिले में तो ऐसा है कि एक प्रकार से भूपेश बघेल आया है, उससे बदला लेना है, ये भाव है। भूपेश जी कि आपका संबंध क्या है? ये सूर्यकांत, लक्ष्मीकांत, 3-3 IAS, ये जो अंदर है सट्टा में भगवान शंकर का नाम जिस प्रकार से इन्होंने छत्तीसगढ़ को इन्होंने बदनाम किया है पूरे देश में। ये राम सेतु के लिए एफिडेविट स्टाम्प में लिख के दिए थे कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल छत्तीसगढ़ के एक्सक्लूसिव कार्यक्रम हमर सांसद कौन। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकसभा 2024 के दूसरे चरण के चुनाव छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल को होने वाले हैं। इसी कड़ी में अपने तृतीय भाग में हमने महासमुंद की लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी जी का इंटरव्यू लिया था और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज चतुर्थ भाग में हम राजनांदगांव लोकसभा सीट के प्रत्याशी संतोष पांडे जी के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में जी। सबसे पहले तो संतोष पांडे जी, आप वर्तमान में अपने राजनांदगांव लोकसभा सीट के सांसद रह चुके हैं, जो पुराना कार्यकाल था। एक बार फिर से आपको पार्टी ने आप पर विश्वास करके एक बार फिर से आपको इसके लिए अपना कैंडिडेट घोषित किया है। तो इससे पहले कि हम ये जान सके कि संतोष पांडे जो एक सांसद हैं, उसके पूर्व में संतोष पांडे एक साधारण जीवन किस प्रकार जीते थे और किस तरह से वो राजनीति में आए, इसकी थोड़ी सी एक पटकथा हमें बताएं। वास्तव में बाल्यकाल से मैं ये कहें कि संघ का स्वयंसेवक तो था ही, साथ में जैसे जैसे हाई स्कूल में और कॉलेज में तो पढ़ाई के दौरान ही राजनीति से मेरा जुड़ाव हुआ। और मैं ये कहूँ कि नीचे जो पोस्ट होता है, एक मंडल के महामंत्री से युवा मोर्चा के, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर क्रमशः होते होते और राजनांदगांव जिले का मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद संगठन में प्रदेश मंत्री, फिर महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मेरे तरफ आया। तो ये तो संगठन की बात हुई। बीच में विधानसभा एक बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया था 2003 में, और उसके पहले मैं कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष भी रहा और राज्य मंत्री का दर्जा था, युवा आयोग का अध्यक्ष भी रहा। तो इस प्रकार से संगठन में और समय समय पर सरकार में भी मुझे रहने का अवसर मिला। और अभी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने अवसर दिया। इस समय पुनः मेरी टिकट रिपीट हुई है। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया काम करने का और उत्साहवर्धन के कारण ही मैं काम कर सका, और केंद्रीय नेतृत्व ने भी मुझ पर पूरा विश्वास किया। लोकसभा में जब हम बात करते हैं लोकसभा का सदस्य बनना, यानी कि आप उस क्षेत्र की बातों को लेकर के लोकसभा, जो जहां पर पूरे देश की, राष्ट्र की बातों का चिंतन होता है, ऐसे सदन में जाकर पटल पर वहां के क्षेत्रीय मुद्दों को रखना, ऐसा एक हम समझते हैं कि लोकसभा के कैंडिडेट का कार्य होता है। आपको ऐसा क्या ध्यान में आता है कि आपके इस कार्यकाल के दौरान और इस कार्यकाल के बाद में अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्रीय मुद्दे छूट चुके हैं जिनको वहां पर पटल पर लाकर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है? हाँ, आखिरी में एक तो हमारा मेडिकल कॉलेज का हुआ कवर्धा में, और मैं ये कहूँ कि हमारा जो राजनांदगांव से कवर्धा नेशनल हाईवे होना है, वह काम भी बचा है। और कुछ मेरे ध्यान में जंगल क्षेत्र में छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाने का, वाटर लेवल रिचार्ज हो जीव जंतु के लिए, और साथ ही साथ छोटा आवासीय और सिंचाई की व्यवस्था हो, ये काम भविष्य में कराने हैं। तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार का लगभग समय खत्म होने को आ चुका है। आप भी पूरी आम सभाओं में लगे हुए थे, 3 दिनों से आप अलग अलग विधानसभाओं में गए होंगे, आप लोगों से मिले होंगे अपने क्षेत्र में। तो लोगों का अनुभव आपको कैसा मिला? लोगों की तरफ से आपको कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? बड़ा उत्साह का वातावरण है। और राजनांदगांव जिले में तो ऐसा है कि एक प्रकार से भूपेश बघेल आया है, उससे बदला लेना है, ये भाव है। बदला ऐसा कि यहाँ के कुछ ऑफिसों को उन्होंने दुर्ग में शिफ्ट किया,
और यहाँ का सेतु निगम है, यहाँ कैडी भी है, और भी जो प्रयास हुए थे मुद्रणालय के लिए, महुआ प्रसंस्करण इकाई का जो था, और संगीत कला यूनिवर्सिटी हमारा खैरागढ़ का, उसको रायपुर ले जाना चाहते थे। तो कुल मिलाकर के धरना प्रदर्शन जब किए तब जाकर के तो रुका, 2 तो ले गए। तो भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव के साथ धोखा किया है, दगा किया है, और ये जो उन्होंने किया है, ये जो द्वेष उन्होंने किया था, ये उनको भारी पड़ेगा। आने वाले 26 तारीख को यहाँ की जनता उसकी भरपाई करेगी। तो भूपेश बघेल जी का दुर्ग अपनी लोकसभा सीट छोड़ करके राजनांदगांव से चुनाव लड़ना, ऐसा लगता था कि उनका कुछ विशिष्ट कुछ कारण रहा होगा, परंतु आपने जो उनके ऊपर अभी आरोप लगाए हैं उससे तो ऐसा ध्यान में आता है कि यहाँ की जो जनता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनसे खफा हो सकती है। हाँ, खफा है। उसके अलावा भी यदि भूपेश बघेल दुर्ग के हैं, किंतु छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, और एक मुख्यमंत्री को 5 साल में ही उनको उतार करके और धूल चटा दिए जनता ने। अब वो यहाँ आए हैं राजनांदगांव, तो एक असफल व्यक्ति, यानी चला हुआ कारतूस, खोखा है, कुछ नहीं उसमें, और यहाँ आकर के तो उनके जो करतूत हैं वो सब सामने आ रहे हैं फिर से एक बार। जब कैंडिडेट के रूप में मैदान में जब कोई आता है तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों देखी जाती है। तो उनका सौम्या, सट्टा, शराब, सौम्या से क्या संबंध, जो उन्होंने साल भर तक सस्पेंड नहीं किया, जेल में होने के बाद भी कितना किस प्रकार से पैसे ये लेते थे या वो देती थी, क्या है मामला, ये जनता फिर से जानना चाहती है। भाई, राजनांदगांव की जनता को बताएं भूपेश जी कि आपका संबंध क्या है। ये सूर्यकांत, लक्ष्मीकांत, 3 IAS ये जो अंदर है, इसके अलावा भी अनवर ढेबर अंदर है शराब में, सट्टा में भगवान शंकर का नाम जिस प्रकार से इन्होंने, तो ये छत्तीसगढ़ को इन्होंने बदनाम किया है पूरे देश में। ये ठीक नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, यहाँ का स्वभाव, उसके साथ इन्होंने छल किया है। वैसे देखा जाए तो राजनांदगांव की जो अपनी लोकसभा सीट है ये थोड़ी सी नक्सल प्रभावित भी मानी जाती है। यहाँ पर नक्सल मूवमेंट आसपास होते रहता है, तो क्या ये जो नक्सल घटनाएं घटती हैं, क्या आप इसको एक चुनौती के रूप में देखते हैं? वास्तव में 8 विधानसभा है, 8 में केवल राजनांदगांव को छोड़ दिया जाए, बाकी 7 विधानसभा में, 7 में जो 50% जो इलाका है सबका, वो प्रभावित है। और इसमें हमारे कार्यकर्ताओं की भी उन्होंने टारगेट किलिंग तो हुआ है। पिछले समय मानपुर में जो हुआ था, नारायणपुर की जो घटना है, बीजापुर बस्तर क्षेत्र में जो हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बीजापुर बस्तर की बात, मैं वहाँ का प्रभारी भी था बस्तर का, और 12 में से 8 सीटें आई। तो कुल मिलाकर के ये अब ये समापन की ओर है। माननीय अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश में सरकार विष्णुदेव साय की जिस प्रकार से नक्सल के विरोध में और जो कदम उठाया है वो सराहनीय। अभी 29 लोगों को इन्होंने और निपटाया है नक्सलियों को, और पिछले समय भी 5 लोगों को। तो लगातार जो ये उनको खत्म करने का जो क्रम चल रहा है ये सराहनीय है। ये कठोर कदम छत्तीसगढ़ में होने चाहिए। ये भूपेश जी के समय नहीं था, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि भूपेश जी का क्या संबंध था मैं नहीं जानता, किंतु एक जो सरजू टेकाम जो थे, जो अभी अंदर हुए हैं, उन्होंने कहा था कि भाजपा वाले आए अंदर जंगल में तो काट डालो, मार डालो, मैं देख लूंगा। तो कुल मिलाकर के भूपेश बघेल जी के सीएम हाउस में जब वो जाते थे तो गलबहियां करके अंदर ले जाते थे। क्या संबंध है? भूपेश जी कुछ बताएंगे? सरजू टेकाम का उनसे क्या संबंध रहा है? उनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी उनको अपना दूसरा बेटा कहते थे। कुल मिलाकर के है क्या माजरा? ये जिस प्रकार से अर्बन नक्सली होते हैं, आज जिस प्रकार से वहां के लोग यहाँ आते हैं, मानपुर में, मोहला में, बस्तर में, नारायणपुर में,
और आकर के और बरगलाने का काम करते हैं नौजवानों को, युवाओं को। तो ये मानपुर, मोहला, इन क्षेत्रों में भी और इस प्रकार की इनकी गतिविधियां तो वन क्षेत्र में भी यहाँ भी रही है। आपने भी बताया कि हाल ही में जो सीआरपीएफ का एक एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों के साथ में, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे, तो उस पर भी आपके जो अपोजिशन में खड़े हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये कह दिया था कि ये तो एक फर्जी एनकाउंटर है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वास्तव में इन्होंने बालाकोट, उरी, इसको भी नकार दिया था। और ये जब प्रहरी, हमारा सीमा का सैनिक जब लड़ता है, शहीद होता है, उसमें भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये राम सेतु के लिए एफिडेविट स्टाम्प में लिख के दिए थे कि राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं है। राम मंदिर के लिए इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहाँ धर्मशाला क्यों नहीं बना देते, यहाँ पाठशाला क्यों नहीं बना देते, जहाँ 80 बार हमले हुए, साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, अखाड़ा, नागा अखाड़ा के लोग 1 लाख से ऊपर शहीद हुए। मंदिर बहुत हो सकते हैं, किंतु जन्म स्थान भगवान का अयोध्या ही है और इसलिए उसका महत्व है। अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, किंतु इनके लिए ये सब चीजें कुछ नहीं। इसमें प्रश्न खड़ा करना, यदि कहीं हमारे जिस प्रकार से अभी घटनाएं हुई है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, चाइना में भी जिस प्रकार से और हमारे सैनिकों ने अटैक किया, तो चीन वाले तो पीछे थे, यही पहले आ गए प्रश्न करने के लिए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की फितरत में है, कांग्रेस के रक्त में है और कांग्रेस पार्टी, मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, वो कौन सा MOU है राहुल गांधी जी ने जो किया था, जिसमें शी जिनपिंग है और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं, सोनिया गांधी पीछे खड़ी हैं, और जो साइन हो रहा है चाइना के साथ, ये कौन सा साइन किया इन्होंने? आज तक बताया नहीं, बताएं इसको। और ये चीनी राजदूत से रात में मिलने गए थे, क्या है? तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्टों से, माओवादियों से, नक्सलियों से और राष्ट्र विरोधी जितने भी तत्व हैं, उनसे इनका संबंध रहा है। यह सिद्ध होता है, एक नहीं अनेक। यहाँ मिग गैस का कांड हुआ, उसके बाद मैं नाम भूल रहा हूं, उस फॉरेनर को भगाने वाले कौन है? अर्जुन सिंह है। और जितनी भी घटनाएं हुई है, तो कुल मिलाकर के राष्ट्र विरोधी जो तत्व है उसके साथ इनकी संलग्नता रही है। बात करें ऐसी ही तो लगातार हमने देखा कि इस चुनाव में एक तरफ एनडीए का गठबंधन था, एक तरफ एक नए गठबंधन का उन्होंने फॉर्मेशन किया, इंडिया अलायंस। अब इंडिया अलायंस जैसे ही बना, अब पूरे जब देश में वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जो केंद्र की सरकार थी उसने ईडी, सीबीआई जैसे जो केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनका भरपूर दुरुपयोग किया है, ऐसा आरोप वो लगातार लगाते आ रहे हैं। अभी हाल ही में भी जब से यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो हमने ईडी, सीबीआई की कार्रवाई यहाँ भी देखी है। तो इस पर भी एक बार आरोप लग रहा है कि यहाँ पर बदले की राजनीति की जा रही है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपको ध्यान होगा, माननीय अमित शाह जी को इन्होंने कितना प्रताड़ित किया, किंतु सांच को आंच नहीं होती। सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। और आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी इन्होंने, और जो जांच एजेंसियां थी उनसे, और उनको नोटिस दे करके बुलाए, जांच की, प्रश्न किए, अपना पानी, अपना टिफिन लेकर के गए थे बाकायदा। और उन्होंने कहा था कि आपको जितने प्रश्न पूछना है, जब तक पूछना है, मैं तैयार हूं। कोई मोदी जी जो है अपने फॉलोअर्स को लेकर के रोड में बिठा करके धरना प्रदर्शन नहीं करवाई इनके जैसे, जैसे राहुल ने करवाया कांग्रेस पार्टी की। आज आप क्या कहते हैं? केजरीवाल, संजय सिंह, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये ऐसे ही नहीं है भाई, इनके पीछे सबूत है, इसलिए जेल के अंदर है। आज जो ये छत्तीसगढ़ में अंदर है, 1.5 साल होने वाला है, ऐसे नहीं है, इसके पीछे कारण है।
तो आप कब तक धूल झोंकते रहेंगे? सब सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। और ये फालतू बातें हैं। अब तो मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा है कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात जो, और उस दिशा में चल पड़े। तो आपके समय भी ये जांच एजेंसियां थी, किंतु बाकी लोगों ने ऐसा किया नहीं जैसा आप लोगों ने, यानी कांग्रेस ने जैसा किया। एक बार हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में हाल ही में अपने यहाँ के विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, तो जो यहाँ का चुनाव था उसमें जो जनता थी, जनता ने इतने शांति से वोटिंग की, बड़े नंबर में वोटिंग की, और जो रिजल्ट था ऐसा पहली बार हुआ कि कोई एग्जिट पोल उसके नतीजों के करीब तक भी नहीं पहुंच पाया। और उसके बाद में भाजपा की एक बार फिर से यहाँ पर वापसी हुई एक टर्म के बाद में। अब भाजपा की सरकार बने लगभग 5 महीने हो चुके हैं, और इसके पहले जो 5 साल का कांग्रेस का टर्म था, कांग्रेस ने जब यहाँ पर आने का वादा किया था तो उनने बहुत से वादे किए थे कि हम कर्ज माफी करेंगे, हम न्याय योजना लागू करेंगे, ऐसी बहुत सारी योजनाओं की उन्होंने वो की थी। और फिर जब भाजपा वापस आई तो भाजपा ने भी अपने कुछ वादे किए थे। तो पिछले 5 साल का कार्यकाल और अभी का 5 महीने का कार्यकाल जो भाजपा का रहा है, आपको इसमें फर्क दिखता है? बहुत फर्क है। भूपेश बघेल 5 साल थे और आज भारतीय जनता पार्टी आई है। 3 महीने में ही माननीय विष्णुदेव साय ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। और मैं तो कहता हूँ कि ये महतारी वंदन योजना अपने आप में मिसाल है साहब, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, ये उनके लिए आधार है। अब ये बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया देंगे। इनको शर्म नहीं आती भूपेश बघेल को? किस मुंह से बात कह रहे हैं? जन घोषणा पत्र में 500 रुपये इन्होंने देने की बात कही थी। 5 साल गुजर गया इनका शासन रहा, 500 रुपया तो दे नहीं सके, 1 लाख की बात करते हैं। घूम घूम के भ्रम पैदा कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। ये घटिया हरकत कांग्रेस और भूपेश ही कर सकता है। अभी चावल बंद कर देने की बात, चावल कम कर देने की बात, तो ये जनता इनके बातों में आने वाली नहीं है। जनता सब कुछ समझ चुकी है। तो अपन अब आते हैं अपने अंतिम चरणों में। हम भी समझते हैं कि आप अभी प्रचार प्रसार में बहुत व्यस्त होंगे, आपका कार्यक्रम होगा, तो अपन समाप्ति की ओर आते हैं। तो पहले चरण का जब अभी चुनाव हुआ तो थोड़ा सा देश में ट्रेंड देखा गया कि जो वोटिंग परसेंटेज था वो स्लाइटली थोड़ा सा डाउन था। और क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसको लोकतंत्र की जननी माना जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र व्यवस्था यहीं पर है, ऐसे में लोग अपने लोकतंत्र की ताकत का जो प्रयोग है करें, इसके लिए आपके पास जनता के लिए कोई संदेश है? मैं तो यही कहूँगा कि अभी शादी ब्याह बहुत है, और सबसे पहले हम मतदान करें, उसके बाद जैसा स्लोगन है कि जलपान करें, उसके बाद अन्य काम करें, उसके बाद प्रवास में कहीं जाना है तो काम करें। किंतु उस दिन तो 5 साल में एक बार आता है ये महोत्सव, ये पर्व, ये महापर्व है, और ये ब्रह्मास्त्र जनता को 5 साल में मिलता है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अपने इस मतदान का जो अधिकार है उसका सभी प्रयोग करें और 100%, 100% मतदान करें, यही मेरी अपील। तो ये थे हमारे साथ राजनांदगांव लोकसभा सीट के प्रत्याशी संतोष पांडे जी। इन्होंने अपनी मन की बातों को खुलकर हमारे सामने रखा। बोल छत्तीसगढ़ अपनी जनता से आग्रह करता है कि इस चुनावी पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जोरदार वोटिंग करें, और बहुत जल्द ही हम आपके पास लौटेंगे हमर सांसद कौन के 5वें भाग को लेकर के। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय जवाहर।